बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका में बर्फीले तूफान के बाद अब जंगल की आग बरपा रही कहर। अमेरिका के लॉस एंजलिस में 5 जगहों पर लगी भीषण आग, काबू पाने की हर कोशिश हो रही है नाकाम। सुरक्षित जगह पहुंचाए गए करीब 1.5 लाख लोग। कुछ इलाकों में हो रहा है जान माल का भारी नुकसान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं विदित मेहरा। जानेंगे क्या है जंगलों में लगी इस आग के बेकाबू होने की वजह, लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिका के भावी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जताई ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की मंशा। यूरोपीय देशों के नेता बोले, दूसरे देशों की सीमाओं के साथ नहीं होनी चाहिए किसी तरह की छेड़छाड़। जर्मनी में यूक्रेन के सहयोगी देशों के नेताओं की बैठक। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख ने कहा, अगर अमेरिका नहीं है इच्छुक तो यूरोप के देश बढ़ चढ़कर करेंगे यूक्रेन की मदद। चीन में बीते साल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने तोड़े बिक्री के रिकॉर्ड। कारों की कुल सेल की करीब आधी थी इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड। ग्रीन सब्सिडी और कार कंपनियों की होड़ से बढ़ी बिक्री। अमेरिका में कई राज्य जहां एक ओर बर्फीले तूफान से पैदा हुए खतरनाक हालात से जूझ रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। शहरी इलाकों तक घुस आई इस आग ने कई रिहायशी इलाकों को तबाह कर दिया है। लोगों की संपत्ति को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि लोगों की जान भी गई है। हालात ऐसे हैं कि कुछ जगह तो फायर फाइटर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। कितना बड़ा है तबाही का दायरा और क्यों बने हैं ऐसे हालात, बात कवर स्टोरी में। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी आग की वजह से 5 लोगों की मौत हो गई है। लॉस एंजलिस में रह रहे करीब 1,30,000 लोगों को उनके घरों से निकाल लिया गया है। कल रात हॉलीवुड हिल्स तक ये आग पहुंच गई। इसके बाद वहां ऐसा मंजर था, लोग अपने घर छोड़कर भागे। तेज हवाओं, सूखे और पानी में प्रेशर कम होने की वजह से आग पर काबू पाना बेहद मुश्किल हो गया है। हालात को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपना इटली का दौरा रद्द कर दिया है और अब उनका पूरा फोकस आग बुझाने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर रहेगा। देखिए बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की ये रिपोर्ट। यहाँ जहाँ आप खड़े हैं, ठीक इसी जगह पर ये मेरा लिविंग रूम था और मुझे लगता है अब बस चिमनी रह गई है और कुछ नहीं। तबाही का खौफनाक मंजर। आग के रास्ते में जो कोई भी आया वो जल गया और ना ही इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स के आलिशान घर बचे और ना ही पहाड़ी इलाका। यहाँ रहे लोगों ने अपने पड़ोसी भी खो दिए। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया है। ये काफी दर्दनाक है। मुझे नहीं लगता कि लॉस एंजलिस में ऐसा पहले कभी हुआ होगा। आग अभी भी लगी हुई है और अब और लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों को छोड़ दे। क्या साथ ले जाएं और क्या छोड़ें, लोगों के दिल में इसका दर्द साफ झलक रहा है। जो चीज आपके पास है उसे देखकर आप सोचेंगे कि ये मेरे पास हमेशा से थी, तो आप उसे एक बार के लिए छोड़ सकते हैं। पर कुछ तस्वीरें, चीजें जो आपके लिए कीमती हैं, जैसे कि एक छोटी सी गुड़िया जो मेरे पिता मेरे लिए लाए थे, उन्हें छोड़ना तकलीफ देता है। दक्षिण कैलिफोर्निया में जंगलों में आग लगती रहती है, पर इस तरह की नहीं। जनवरी में बारिश होनी थी पर जमीन सूखी पड़ी है। पैलिसेड्स जहां मंगलवार को आग शुरू हुई, वो लॉस एंजलिस के इतिहास की सबसे तबाही मचाने वाली आग बन गई। तूफानी हवाओं ने लपटों को फैला दिया। कुछ लोग अपने घरों को बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। मैं जानता हूँ ये काफी बेतुका लग सकता है, लेकिन अगर मैं अपने घर की एक लकड़ी भी बचा पाऊँ तो मैं इसके लिए हर जोखिम उठाने के लिए तैयार हूँ। पैसिफिक पैलिसेड का मुख्य इलाका लगभग खत्म हो गया है। यहाँ सेलिब्रिटीज जैसे टॉम हैंक्स, बेन अफ्लेक और रीस विदरस्पून का घर भी है, पर अब सब वीरान है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का घर भी प्रभावित हुआ है। यहाँ रह रहे लोग अब किसके लिए वापस आएंगे कि कोई नहीं जानता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हिम्मत वाला हूँ। हालांकि मैं 91 साल का हूँ, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगा। पानी की सप्लाई कम है, बिजली की सप्लाई पर भी असर पड़ा है और करीब 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। हम ऊपर गए और हमें विश्वास नहीं हुआ। मेरे पास शब्द नहीं हैं। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं बहुत भारी महसूस कर रही हूँ, पर यह कहना चाहूँगी कि आर्थिक मदद के साथ साथ राहत कर्मी यहाँ मौजूद हैं और हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। पर मदद के वादे डर को खत्म नहीं कर सकते। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस इलाके के जंगलों में लगी आग का दायरा अब बढ़ रहा है। अब ये बेकाबू से हो गई है और इसके लिए जिम्मेदार है जलवायु परिवर्तन। यहाँ के बाशिंदे
दूर नजर आ रही रोशनी को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आने वाले घंटों में क्या होगा। बीबीसी संवाददाता हेलेना हम्फ्री की रिपोर्ट। पैसिफिक पैलिसेड्स लॉस एंजलिस का वो इलाका है जहां कई हस्तियों के मकान हैं। यहां और आसपास रहने वाले लोगों को अगले नोटिस तक पीने और खाना पकाने के लिए सिर्फ उबला हुआ या बोतलबंद पानी इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। अग्निशमन विभाग के चीफ का कहना है कि आग को फैलने से रोकने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा। ये आग इस दोपहर 10,600 एकड़ में फैल चुकी है और ये अब भी बढ़ती जा रही है। हम लोग इसे बिल्कुल नहीं रोक पाए हैं। 750 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी कोशिशों में जुटे हैं और एरिजोना समेत दूसरे स्टेट से सहायता ली जा रही है ताकि इस आग को काबू किया जा सके। कई लोग अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं, जैसे कि पैसाडेना के रहने वाले टाइलर ब्रिजेस। अधिकारियों ने बुधवार शाम को ही उन्हें अपना घर छोड़ने की चेतावनी दी थी, पर इसके बावजूद वो अपनी मंगेतर के साथ घर में ही रुके हुए हैं। उन्होंने बीबीसी को अपना अनुभव बताया। ये किसी बुरे सपने जैसा है, जैसे कि विनाश हो गया हो। ये ताकतवर हवाओं के साथ शुरू हुआ। यहाँ सैंटा एना हवाएं आती हैं जो बेहद आम है, पर ये हवाएं उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। पहले वो काफी डरावनी लगी क्योंकि उन्होंने टहनियों को उखाड़ फेंका और वो गाड़ियों और घरों के सामने लगी बाड़ पर गिरने लगी। फिर आग शुरू हो गई और इतनी तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना नामुमकिन था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मानो राख की बारिश हो रही हो। आप बाहर जाते तो राख आपकी आंखों, चेहरे और मुंह में घुस जाती। आप खांसते और सांस लेना मुश्किल हो जाता। सबसे खराब चीज, आग जितने आपके करीब आती उतना अंधेरा बढ़ जाता है, बिल्कुल गहरा काला। तो बीती रात पैसाडेना में रहने वालों के लिए काफी डरावनी थी। लॉस एंजलिस में पहले भी आग लगती रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इस बार तूफानी हवाओं की रफ्तार 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। ये ना सिर्फ आग को और भड़का रही है, बल्कि उसे बुझाने की हर कोशिश को नाकाम कर रही है। लेकिन मौसम में इतना बदलाव आया कैसे, बता रहे हैं बीबीसी के क्लाइमेट एडिटर जस्टिन रॉलेट। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैलिफोर्निया के कई इलाकों को निगलने वाली आग कितनी डरावनी है। वैसे तो यहाँ साल भर जंगलों में आग भड़कने का खतरा रहता है, लेकिन इस बार गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के महीनों में कैलिफोर्निया का मौसम गर्म और सूखा हो गया है और वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वजह से ऐसे दिन बढ़ गए हैं जिनमें आग लगने की आशंका ज्यादा होती है। यह ग्राफ दिखाता है कि साल 1983 से अब तक अमेरिका में किन किन इलाकों में आग लगी। आप देख सकते हैं कि साल दर साल घटनाएं बढ़ती रहीं। इस साल एक और बात अलग थी। सर्दियों की बारिश से आग लगने का खतरा कम हो जाता है, मगर कैलिफोर्निया में इस साल बारिश नहीं हुई और लॉस एंजलिस में तो अक्टूबर से अब तक सिर्फ 4 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य से 4 इंच कम है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम को लगता है कि जंगलों की आग का पैटर्न बदल रहा है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ जब फ्रैंकलिन में आग लगी थी। उससे पहले पहाड़ी पर आग लगी थी। फिर नवंबर, दिसंबर और जनवरी में भी आग लगी थी। तो यहाँ किसी खास कारण में आग नहीं लगती, पूरा साल लगती है। देखिए तेज हवाएं कैसे आग को और भड़का रही हैं। इन्हें कहा जाता है सैंटा एना या शैतानी हवाएं। कैलिफोर्निया में अंदरूनी इलाकों से तट की ओर बहने वाली ये ठंडी और सूखी हवाएं आम हैं। क्लाइमेट चेंज का सैंटा एना हवाओं के पैटर्न पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ग्रह गर्म हो रहा है, तेज हवाओं और सूखे पेड़ पौधों का मिश्रण खतरनाक बन जाता है। अब जरा देश के दूसरे हिस्से के हालात पर नजर डालिए। ईस्ट कोस्ट और मध्य अमेरिका के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी से 5 लोगों की मौत हो गई है और 60 लाख लोगों का जीना दूभर कर दिया है। यह दिखाता है कि हालात में जमीन आसमान का फर्क है। बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। 2 हफ्तों बाद अमेरिका का राष्ट्रपति पद संभालने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात को लेकर अड़े हुए हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं ने कहा है कि यूरोप की सीमाओं के साथ किसी तरह की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ट्रंप ने मंगलवार को डेनमार्क के स्वायत्त इलाके ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने की संभावनाओं को भी खारिज नहीं किया था। अब उन्होंने कहा कि जब उनके प्रतिनिधि, जिनमें उनके बेटे भी थे, ग्रीनलैंड गए तो उनका बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था।
Greenland is, if you look at the people there, we got tremendous, we got applause as we landed yesterday. I had my representatives, my son Don, and representatives go there, and it was like a love fest. You know that. जर्मन चांसलर ने जबरन ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बातों की आलोचना की है। ओलाफ शॉल्स ने कहा कि अमेरिका की ओर से ऐसे विस्तारवादी बयान आने से वो और यूरोप के बाकी नेता हैरान हैं। Das Prinzip der Unverletzlichkeit von Grenzen gilt für jedes Land, egal ob es im Osten von uns liegt oder im Westen. Und daran muss sich jeder Staat halten, egal ob es ein kleines Land ist oder ein sehr mächtiger Staat. Es ist ein Grundprinzip des Völkerrechts und Kernbestandteil dessen, was wir westliche Werte nennen. फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा है कि दुनिया असुरक्षित होती जा रही है। ऐसे में यूरोप को अब जाग जाना चाहिए। क्या मुझे ये लगता है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका आक्रमण कर देगा? जवाब है नहीं। क्या हम ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं जहां ताकतवर ही बचा रहेगा? जवाब है हाँ। तो क्या हमें किसी को हम पर धौंस जमाने या नियंत्रण करने देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बात ईरान की। बीबीसी को ईरान की कुख्यात एविन जेल में टॉर्चर और जान से मारने की धमकियों से डराने के वाक्यों का पता चला है। साल 2022 में महिलाओं की आज़ादी को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दूसरों के लिए मिसाल बनने वाली महिलाओं के लिए समर्पित बीबीसी की सीरीज 100 विमेन की टीम ने कई विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर यह स्टोरी तैयार की है, जिससे ये पता चलता है कि जेल की दीवारों के पीछे क्या होता है। इसमें ऐसी महिलाओं के बारे में भी बात हुई है जो खतरे के बावजूद अपने अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। उनकी कहानियों को बीबीसी प्रोड्यूसर्स ने आवाज़ दी है। कुछ ब्यौरे आपको परेशान कर सकते हैं। उन्होंने मेरी टैक्सी रोकी, हथकड़ियां पहनाई और आंखों पर पट्टी बांध दी। यहाँ सन्नाटा है, पेड़ भी नहीं है और सिर्फ जहरीली सी गंध है। ऐसे जहर की गंध जो कीड़ों को नहीं मारती। विरोध प्रदर्शनों से पहले नासिम एक आम जिंदगी जी रही थी। वो हेयर ड्रेसर थी और उन्हें रैप सुनना पसंद था। हर रोज मुझसे 10 से 12 घंटे पूछताछ होती है। यहाँ के मर्द उत्पीड़न करते हैं और किसी को परवाह नहीं। मैंने अपने लिए रैप गाकर खुद को बचाए रखा। जब आपके किसी एक दोस्त को गोली मारकर मार दिया जाता है तो आप पहले जैसे नहीं रहते। लेकिन ऐसे कई मौके थे जब मुझे लगा कि ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। 4 महीने अकेले कैद में रहने के बाद अब नासिम को मुख्य वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां वो अपनी सजा का इंतजार करेंगी। वहां कैद महिलाएं मुझे घेर लेती थी। मैं सिर्फ रो ही सकती थी। वो तितलियों की तरह लगती थी जो मेरे घायल पंखों को आराम देती। हर सुबह सार्वनेज मुझे जगाती। ये ख्याल आता था कि हम क्या करें कि एक और दिन जिंदा रह पाएं। मुझे मौत की सजा मिली है। ये भुलाने के लिए मैं खाना पकाती हूँ। फजर की नमाज के बाद ही यहाँ फांसी दी जाती है। नासिम 500 दिनों से अपनी फांसी का इंतजार कर रही हैं। यहाँ और भी महिलाएं हैं जो जिंदगी और मौत के बीच अधर में लटकी हुई हैं। हर मंगलवार को ये महिलाएं फांसी की सजा के खिलाफ प्रदर्शन करती हैं। फांसी को रोकने के लिए शुरू हुआ ये आंदोलन अब जेलों की दीवार के पार दुनिया भर में फैल गया है। भले ही इस जेल ने हमें कैद कर लिया है, लेकिन ये हमारी आवाज को कैद नहीं कर सकती। उन्होंने हम लोगों में से कुछ को जेल में रखने की मियाद बढ़ा दी है और हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क भी काट दिया है। एक कैदी को फांसी की सजा नहीं मिली और जल्लाद का बोझ कुछ कम हुआ। आज उन्होंने मेरी सजा का ऐलान किया। 74 कोड़े, 6 साल की कैद, 20 साल निर्वासन।
मैं फिर से सांस ले पाऊंगी। मैंने उस जिंदगी को फिर गले लगाया जो मैं किसी भी पल खो सकती थी। लेकिन ना तो फांसियों का सिलसिला थमा है, ना ही हमारे विरोध का। हर मंगलवार को यह जारी रहेगा। और हमेशा की तरह इस बार भी ईरान की सरकार ने मानवाधिकारों के हनन के आरोपों पर जवाब देने से इनकार कर दिया और कैदियों से दुर्व्यवहार के दावों को भी खारिज कर दिया। ब्रिटेन के समुद्री तटों पर हाल के कुछ दिनों में हम्पबैक व्हेल्स का नजर आना आम होता जा रहा है। इन व्हेल्स को तट के बिल्कुल पास देखना एक बिल्कुल अलग और ख़ास अनुभव है। लेकिन समुद्र की गहराइयों में रहने वाली व्हेल्स भला क्यों तट पर ही नजर आने लगी हैं? देखिए शार्लेट गैलर की इस रिपोर्ट में। कुदरत के सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक हम्पबैक व्हेल इंग्लैंड के कॉर्निश तट के बिल्कुल नजदीक पानी में कुछ इस अंदाज में तैर रही है। जब से इस व्हेल को यहाँ देखा गया, तभी से यहाँ व्हेल देखने में दिलचस्पी रखने वाले लोगों की बाढ़ सी आ गई। इन्हीं में से एक है डैन एबर्ट। जैसे ही मैंने कॉर्नवॉल में हम्पबैक व्हेल देखने के बारे में सुना, मैं यहाँ के लिए निकल गया। इस एक नजारे के लिए हर कोशिश जायज है। दूसरे जीवों को चंद सेकंड्स तक देखने के लिए ठंड में पैर जमा देना बेकार है, लेकिन व्हेल्स को देखना, वो भी ब्रिटेन में, काफी खास है। हाल के सालों में यहाँ के तटों पर व्हेल्स अक्सर नजर आ जाती हैं। पहले ब्रिटेन के समंदर में व्हेल नजर आना खुशकिस्मती की बात थी, लेकिन ऐसे नज़ारे अब आम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पूर्वी ससेक्स के तट पर। कुछ हद तक इसके लिए जलवायु परिवर्तन और गर्म होते समंदर जिम्मेदार हैं, लेकिन एक अच्छी वजह भी है। हम्पबैक व्हेल का नजर आना एक अच्छी खबर है। व्हेल्स का शिकार बंद होने के बाद इनकी अधिकांश प्रजातियों की आबादी बढ़ रही है, तो संभावना है कि वहाँ और ज्यादा व्हेल हों और वो ब्रिटेन के तटों से होकर गुजरें। भले ही ऐसे नज़ारे आने वाले वक्त में आम हो जाएं, लेकिन इन व्हेल्स को देखकर होने वाला एहसास हमेशा कमाल का रहेगा। BBC संवाददाता शार्लेट गैलर की रिपोर्ट। अब दुनिया की कुछ और खबरें BBC राउंड अप में। जर्मनी में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और यूरोपीय देशों के विदेश मंत्रियों की मेज़बानी की। ये सभी अमेरिका के एयरबेस पर मिले और इस बात पर चर्चा की कि यूक्रेन की मदद कैसे की जाए। जल्द ही अमेरिका में जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद संभालने वाले हैं। उम्मीद है कि बाइडेन पद छोड़ने से पहले यूक्रेन की मदद के लिए $50 करोड़ की मदद का ऐलान कर सकते हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भावी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की आर्थिक मदद का खुलकर समर्थन नहीं किया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने अवैध प्रवासियों की संख्या घटाने के इरादे से उन गैंग्स पर कड़े प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है जो लोगों की तस्करी में शामिल हैं। ऐसे काम से जुड़े गैंग्स और लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया जाएगा और उनकी संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। ये पूरी दुनिया में इस तरह का पहला कदम बताया जा रहा है। गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान के लिए अमेरिका के विशेष दूत ने सूडान के पैरामिलिट्री ग्रुप RSF पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि यह संगठन जनसंहार को अंजाम दे रहा है। BBC से बात करते हुए टॉम पेरेलो ने कहा कि पैरामिलिट्री को और उत्पीड़न करने से रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय देशों को भी ऐसा ही करना चाहिए। और आज ही के दिन 5 साल पहले चीन के वुहान में कोविड-19 से पहली मौत दर्ज की गई थी। इसके बाद इस वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई और आधिकारिक तौर पर 70 लाख लोगों की मौत का कारण बना। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। इस पर मेरा हैंडल है @BBC With It।